हेलो दोस्तों, आइए इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेवकूफ़ बहू। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल कहानियाँ या बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम पूरी कहानी की तरफ चलते हैं। पूरी हम कहानी पढ़ते हैं। दोस्तों, संदीप, रमा मैं तैयार होकर आता हूँ। ड्राइवर को ये बैग दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, या बैग भूल न जाऊँ। रमा, संदीप ये बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, या निकाल कर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को गुस्से से ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज़ लगाता है, संदीप, रमा, रमा इधर आओ। मैंने तुमसे कहा ना था कि आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइलें कहाँ? रमा, आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइल बोला होता तभी तो रखवाती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। सास बहू, रमा, आइए अम्मा जी। रमा, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। संदीप, अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया हूँ। पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। रमा, जी अम्मा जी, आपने बुलाया? सास बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाते रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। रमा, अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ। अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेले को बीच बीच में चला लिया है। अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। सुनीता, रमा क्या कर रही है? करेला कहाँ है? रमा, अम्मा जी ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेले को चला रही हूँ। सुनीता, हे भगवान। रमा, बहू मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्ज़ी बना लेना और चला लेना, मतलब सब्ज़ी बनाने तक खिलाते रहना। रमा, तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफ़ी ने हद पार कर दी। रमा, संदीप के कमरे का क्या हाल बना रखा है? कितनी मिट्टी है टेबल पर। अरे ये लैपटॉप सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं, कितना गंदा हो गया है। क्यों ना इसको अच्छे से धो दूँ। रमा लैपटॉप को फर्श के सर्फ के पानी में डूब कर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग देती। तभी संदीप आ जाता है। संदीप, रमा, अरे क्या क्या तुमने मेरे लैपटॉप के साथ? रमा, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? संदीप, रमा, तुम सचमुच तुम बेवकूफ़ पत्नी हो। मेरा दिमाग ख़राब था जो तुमसे शादी की मैंने। सुनीता, रमा बहू तुम्हें ज़रा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज़ है? ससुर, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई हो तो इस तरह से उसे डांट क्यों रहे हो? ससुर, जाओ बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। रमा, बाबूजी पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? ससुर, बेटा घड़े का ले आओ। रमा, बाबूजी थोड़े घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? ससुर, बेटा किसी भी घड़े का ले आओ। रमा, अच्छा तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? सुनीता, इसी तरह इसको देते रहो जवाब। मैं तो चली कमरे में सोने, इस बेवकूफ़ की बातों में कौन उलझे। ससुर, अब रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ, तुम अपना काम करो। रमा, अच्छा ठीक है बाबूजी। वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया तुझे, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफ़ी से बहुत परेशान रहते। एक दिन संदीप के साथ जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। जयप्रकाश, सुनीता, मुझे संदीप को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और रमा का, बहू का ध्यान रखना, और तुम भी ज़रा अपने फालतू दिमाग का काम इस्तेमाल मत करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर। जयप्रकाश, संदीप बेटा चल, अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है। संदीप और जयप्रकाश दोपहर के वक्त निकलते हैं। रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। रमा, अब क्या करूँ सुधा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। सुधा, तो वो तू है ही। रमा, क्या कहा? सुधा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। रमा, क्या क्या नुस्खा है? सुधा, जल्दी बता।
सुधा रमा की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर उसे एक बेवकूफ़ी से भरा नुस्खा बता देती है। सुधा, यह नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई थी। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। रमा, क्या छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारे भी तो छत का दरवाज़ा खुला रहता है। उसकी कुंडी ख़राब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं जो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिनके घर चोरी की जा सकती थी। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है। रात के वक्त चोर, चल भाई जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाज़ा खुला है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज़ सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। सुनीता, रमा बहू ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया। यह मिर्ची क्यों जला रही हो? हे भगवान, मार दिया रे रमा। अम्मा जी, ये नुस्खा है, यह आप सभी नहीं समझेंगे। पहले इन मिर्चों के धुओं को घर के कोने कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने चिल्लाने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। चोर, अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है, ये कैसा घर है भाई? दूसरा चोर, अरे भाग लो यहाँ से। रमा, ये किसके खांसने की आवाज़ आ रही है? सुनीता, रमा बहू ये चोर हैं, चोर चोर, जल्दी आओ बहू, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में चोर घुसा है। चोर, अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दो, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। सुनीता, रमा बहू जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरी की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। आदमी, ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में कल रात चोरी की थी, मारो इनको। औरत, इन दोनों को पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद मोहल्ले के लोग चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुनीता, रमा बहू तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। रमा, सुधा इधर, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे पहले अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्हें मुझे बहुत अच्छी बहू कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ़ ही कहती थी। सुधा अपना सा मुँह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफ़ी भरे नुस्खे से सच में उस दिन कमाल कर दिया। जब जयप्रकाश और संदीप वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बात पता चलती है। वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अब भी यही लग रहा था कि यह शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ़ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।